हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में और ये पार्ट 2 होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट है और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं बट इसके कुछ पार्ट्स रह गए थे, तो उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल या रिमोट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रमोटर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, मिशंस हो गए, वैल्यूज़ हो गई, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल पावर एंड रिलेशनशिप कैसा है, ब्रांड की इक्विटी कैसी है, फिजिकल एसेट कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं इंटरनली और डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पर। और कुछ जैसे कि माइक्रो और मैक्रो हो गए, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हमारे बिजनेस को एक्सटर्नल तरीके से अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं, पर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हमारे बिजनेस को, ये इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या आता है माइक्रो में, जैसे टास्क एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में कस्टमर्स हो गए, सेलर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स, फाइनेंसर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। तो ये सारे क्या है हमारे मैक्रो के पार्ट हैं। मैक्रो के क्या पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ग्लोबल फैक्टर्स, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट हमें करने के लिए हमें पता जानना होता है पोटेंशियल एंट्रेंट्स कौन कौन से। एंट्रेंट्स मतलब क्या है, कौन कौन से लोग इस नई, मान लीजिए एक मार्केट है, इस नई मार्केट में एंटर करने वाले हैं। वो कौन कौन से लोग होंगे जो इस मार्केट में एंटर करेंगे, न्यू कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं, जो हमारे नए कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल एंट्रेंट। फिर आता है बायर्स, हमारे बायर्स कौन होंगे, उनसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं इन्वायरमेंट। फिर सब्स्टिट्यूट, हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, क्या उसके और भी कोई सब्स्टिट्यूट है, क्या उस जैसा कोई और भी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर इन फ्यूचर कर सकता है, तो उससे भी हमारे ही बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें सब कुछ देखकर ही आगे बढ़ना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब्स्टिट्यूट हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दे और हमारा लॉस हो जाए और सब्स्टिट्यूट को प्रॉफिट हो जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है। फिर आते हैं सप्लायर्स, जो हमारे सप्लायर्स हैं वो कितने केपेबल हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सप्लायर एक बिजनेस का। सप्लायर के पास कितनी पहुंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का क्या मतलब हुआ कि जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी बिजनेस में हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से, उन्हें हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे राइवल हैं। फिर हम बात करते हैं जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे मैक्रो के, उसमें कौन कौन से थे, बिजनेस डिसीजंस हमारे जो है ना इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बिज़नेस का डिसीज़न जो है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल फोर्सेस की, तो हमारे बिज़नेस के डिसीजंस जो होते हैं वो किसकी नज़र में होते हैं। जाहिर सी बात है कि इंटरनल एनवायरनमेंट पे तो हम ध्यान देते ही देते हैं, पर हमारा ज़्यादा ध्यान एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर भी होता है, क्योंकि वो हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने का ये मतलब नहीं कि हमारे बिजनेस को बहुत कम इम्पैक्ट करेंगे, वो नहीं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इस वजह उसके बावजूद हमारे बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट रहता है उसका, और हमारे जितने भी डिसीजंस होने चाहिए वो इसी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, लीगल फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक। सोशल फैक्टर्स जैसे कि बहुत लोग के ट्रस्ट होते हैं, बिलीव्स होते हैं रिलीजन को लेकर, या सोशल स्टेटस हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर, तो हमें वो ध्यान में रखकर ही किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी मार्केट में एंटर करना चाहिए। फिर पॉलिटिकल फैक्टर, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं गवर्नमेंट की, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। लीगल फैक्टर्स, कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह तो नहीं है, लीगल चीज़ें तो नहीं है इन्वॉल्व है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हमें उसे ध्यान रखना होगा, उसको देख कर ही कोई डिसीज़न लेना होगा। डेमोग्राफिक, वही मैंने बात की थी यहाँ पीछे भी, डेमोग्राफिक क्या होते हैं कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में, फिर एज क्या है, किस एज को हमें टारगेट करना है,
क्या इनकम लेवल है उनका, इन सब चीज़ों को डेमोग्राफी फैक्टर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, बिल्कुल एडवांस्ड है या मैनुअल है या ट्रेडिशनल है, हमें ये भी देखना पड़ेगा और हमें टाइम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करते रहना रहेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स कि हमारी जो मार्केट ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से हमारे मार्केट को तो इफ़ेक्ट कर सकता है, विच मीन्स हमारे बिजनेस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अभी हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी का। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी पर और देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर, सब कुछ जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल कह सकते हैं वो होता है। इसे बहुत सारे स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे पीछे, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। डायनेमिक होता है नेचर में, काफ़ी वास्ट होता है, अनसर्टेन, कभी भी चेंजेस हो सकते हैं इसमें, ये नहीं कि जो चीज़ आज है वो हमेशा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स कीप ऑन चेंजिंग। कॉम्प्लेक्स होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, दैट्स व्हाट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, और रिलेटिव नेचर होता है। फिर इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंस होती है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गिव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ गए तो फिर ये समझ सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं मार्केट में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं, और अगर हम उसकी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लें तो हम मार्केट के काफ़ी शेयर को अपने अंडर ला सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई ऐसा मार्केट जहाँ पे तब तक किसी ने एंटर नहीं किया, जस्ट टेक लेट्स कोई ऐसा टूथपेस्ट है जो आपके टीथ की वाइटनिंग करता है और उसमें जो गम्स में प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है, और कुछ भी बहुत ऐसा, और अब तक कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप उस चीज़ का फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो और मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, तो विच मीन्स कि आपके पास कस्टमर्स क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे और आप ज़्यादा कस्टमर को टारगेट कर पाओगे, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट और मार्केट में नहीं है कोई। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा होंगे और आप ज़्यादा सेल कर पाओगे। रेदर देन अगर ऑलरेडी ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता तो आपके पास उतने कस्टमर्स नहीं आते, राइट, दैट्स इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम थ्रेट्स जो हमारी, अगर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लिया तो आने वाले जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं हम उन्हें पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। टैप यूज़फुल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, हमें क्या, जो यूज़फुल रिसोर्सेज मार्केट में है हमें वो मिल सकते हैं अगर हम जानते हैं इन्वायरमेंट को अच्छे से। जो चेंजेस आने वाले हैं या हो रहे हैं हम उनको अडेप्ट कर सकते हैं ईजिली अगर हमें पता है इन्वायरमेंट के बारे में। तो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को समझते समझते कि हम इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे मान लो मेरे सप्लायर्स की टेस्ट एंड मेरे कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो मैं भी अपने प्रोडक्ट में उन चीज़ों को लेकर चेंजेस लाती रहूँगी ताकि हम मेरे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को लेकर हमारे प्रोडक्ट को लेकर ये समझे कि हाँ हम काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव है और हमारे प्रोडक्ट पर ही स्टिक रहें, किसी और सब्स्टिट्यूट के पास ना जाए। अब आते हैं हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन जो हमने वही पढ़े थे मैक्रो के, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। लीगल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लीगल में जैसे हम लीगल नाम सुनते ही हम ये समझ लेते हैं कि रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट हो सकता है, ये इन सब चीज़ों की बात हो रही होती। तो अगर हम जो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कोर्ट है या फिर रूल्स या लॉज काफ़ी सारे हैं, हमें उन सबको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी लॉ को तो नहीं तोड़ रहे। मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर भी हमारी सब कुछ, कोई बैंड प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, जो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट में, हमारे कोई बैंड आइटम जो हम प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं और वो बैन है, तो उससे क्या होगा, लीगल इन्वायरमेंट हमारा क्या लीगल वॉयलेट हो रहा है, हम कोई लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं और वो हम लीगल इन्वायरमेंट, तो हमें क्या होगा, हम लॉ तोड़ रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हम रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलें। सेकेंड इज पॉलिटिकल। आप ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता है, हमें यहाँ पर
पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, नहीं, काम तो पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का नेचर कैसा है ये पता चलता है, रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ कैसे होंगे ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और यहाँ पे नेचर प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप की कैसा प्रोफाइल है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, नेचर है उनका, ये पता चलता है। तो हमें कुल मिला के ये देखना है कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में थोड़ा मोटा मोटा बात समझ में आती है वो ये होती है कि जो नेचर और रिलेशनशिप है दूसरी कंट्री के साथ हमारी कंट्री का, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है अगर हम आउटसाइड दी अपनी कंट्री का ट्रेड करना चाह रहे हैं तो। फिर आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो हमारी लाइफ से कंसर्न होता है। इसमें बर्थ, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह आती है, या मैं कहूँ वर्क फोर्स कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग क्या हैं, किन लोग की क्या हैबिट्स हैं, किन लोग के क्या प्रेफरेंसेस हैं, कौन लोग किस फेस्टिवल को मनाते हैं, कौन लोग के क्या बिलीव्स हैं, क्या ट्रस्ट है, ये हर एक चीज़ इसके अंदर आती है। सोशल स्टेटस हो गया या रिलीजन हो गया, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से पैसों की बात होती है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल होता है। यहाँ पे कितना हम सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात होती है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो जिस चीज़ में पैसा आ रहा है वो इस चीज़ में हम इस चीज़ में उसको बोलेंगे। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ट्रेंड क्या है, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हम टेक्नोलॉजी में लिखते हैं। इनोवेशंस हो गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी जो होती है वो आता है टेक्नोलॉजी के अंदर। नए नए इक्विपमेंट्स, एडवांस इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, वो सब इसके अंदर आती हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो उसमें 3 चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अब इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, कि प्राइवेट सेक्टर को क्या मिला है, इट मीन्स गिविंग रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कुल मिलाकर कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ चीज़ें या कुछ पावर्स दे देती है प्राइवेट सेक्टर को कि ठीक है आप इस फील्ड में आइए और इस फील्ड में डेवलपमेंट कीजिए और ये फील्ड आपके लिए है। जैसे हम पहले पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो रेलवेज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि वो जितना भी सब कुछ है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है, उसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सब में क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। तो पब्लिक सेक्टर में होने से क्या होता है, डेवलपमेंट और इनोवेशन तेज़ हो जाती है। प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत सारी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींच लिया कि अब हम इसे नहीं देखेंगे, इसे पब्लिक सेक्टर के हाथ में डाल रहे हैं और अब वो इस पर ध्यान देंगे और वो इस पर इनोवेट करेंगे, क्रिएट करेंगे जो और डेवलप करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, अगर हम कहते हैं कोई भी चीज़ पब्लिक है या प्राइवेट कैसे हो, जब 51% ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है तो वो पब्लिक सेक्टर हो गई, या उससे कम है तो वो पब्लिक सेक्टर नहीं है। वो 51% तक की ओनरशिप अगर एक कोई कंपनी या कुछ भी इंस्टीट्यूशन होल्ड करता है, विच मीन्स वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो इफ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51% इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अगर 51% से ज़्यादा की ओनरशिप ले ली किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर बन जाता है। अब होता है ग्लोबलाइजेशन, मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स एमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लाइज अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हम क्या है, फ्री है अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रांसफ़र करने से, या फिर जो कैपिटल आ रही है वो एक नेशन से दूसरे नेशन ट्रांसफ़र हो पा रही है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लो कर पा रही है। और यहाँ पर क्या होता है, पीपल भी मूव कर पा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। मूवमेंट ऑफ पीपल का मतलब चाहे जैसे प्लेसेस पे हम कह सकते हैं जॉब के बेसिस पर, या फिर जॉब के बेसिस पे मूव कर पा रहे हैं, मूवमेंट हो पा रहा है, लेबर का जैसे भी जॉब है लेबर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मूव कर पा रहे हैं। तो मूवमेंट किसी भी गुड्स एंड सर्विस का होना, कैपिटल का होना, या पीपल का होना, या टेक्नोलॉजी का होना, एक नेशन से दूसरे नेशन को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे? इट मीन्स freeing the Indian business and industries from all the unnecessary control and restrictions, abolishing license. ओके, अब देखो क्या होता था कि पहले के टाइम पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं, हमें इनसे ट्रेड नहीं करना है और हमें ये काम नहीं करना है, मतलब हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे किसी को इन कंट्रीज़ को, या फिर ये कंट्री हमें इंपोर्ट नहीं कर सकती, ये कंट्री हमें एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बहुत सारी लाइसेंसिंग कह सकते हैं, बहुत सारी लाइसेंसिंग थी, हैवी टैक्सेस थे, हैवी सेस था, बहुत सारी एक्साइज ड्यूटी थी, बहुत कुछ था, जिसकी वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेड कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो कंट्री है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ये डेवलप नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने लिबरलाइजेशन सोचा, जहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जितने फालतू के मतलब अननेसेसरी कंट्रोल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सबको हटा दी। और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हम कुछ लिमिटेड आइटम्स पर ही, बहुत ही मिनिमम लिमिटेड आइटम्स पर ही बैन रखेंगे जो नेसेसरी हैं। उसके सिवा जो अननेसेसरी जितने भी बैन्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल्स थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, लाइसेंसिंग थी, वो सबको हटा दी। इससे क्या हुआ, बिजनेस सिर्फ अपने ही नेशन में ही एक्सपैंड नहीं हुआ, वो बाहर जाके दूसरे के भी नेशन में, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी एक्सपैंड होने लगा। जिससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट क्रिएट हुई, इनोवेशंस क्रिएट हुए, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट और बहुत कुछ चीज़ों में हमने देखा कि चेंजेस आए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इजी हो गया, और जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल था इकॉनमी पे वो भी ख़त्म हो गया। और इससे क्या हुआ, फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में इजीली आने लगी, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट तेज़ हो गई, और टेक्नोलॉजी भी इंडिया में एंटर करने लगी। ओके, सो दैट्स, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर था इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। क्या क्या इम्पैक्ट है पॉलिसी चेंजेस के? तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है। यस, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में चेंज कर रही है तो उससे कंपटीशन क्रिएट होता है, डिमांड कस्टमर्स की बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं, और जो चीज़ों की ज़रूरत एक्चुअली में चेंज होने की है वो भी चेंज होने लग जाते हैं। इससे ह्यूमन रिसोर्स में भी डेवलपमेंट आता है। इसके साथ साथ हमें मार्केट का मतलब मार्केट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं हम वो भी ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंज होने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। लेकिन जो बजटरी सपोर्ट होता है पब्लिक सेक्टर का, वो भी क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कीप वॉचिंग। थैंक यू।